हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री की क्लास को, जो कि वन लाइनर होगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। वन लाइनर होगी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। वर्ल्ड हिस्ट्री होगी, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड हिस्ट्री होगी। और छोटे छोटे फैक्ट्स होंगे, उनको याद कर लीजिएगा। बाकी चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को शुरू करते हैं। इतिहास का जनक है कौन? ठीक है, ये तो मोस्टली सभी को पता है कि इतिहास के जनक हैं हेरोडोट्स। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी और इनको क्या माना जाता है, हिस्ट्री का जनक माना जाता है, यानी कि इतिहास का इनको जनक माना जाता है। अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, यह वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध जो नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। यानी कि प्रागैतिहासिक काल जिसको कहते हैं कि जहाँ पर इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे इसके। और यहाँ पर जो मानव जीवन था वो अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, यहाँ पर सभ्य लोग नहीं थे। इसको हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल, ये जो है कब से था पूरा पाषाण काल, इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 8000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल, जो कि 8000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा वर्ष मतलब पूर्व तक माना गया। फिर उसके बाद आया नवपाषाण काल, जिसको 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल का टाइमिंग नहीं है पता कि कब से है, बट 8000 ईसा पूर्व तक माना गया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो जान लीजिए। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का भी आविष्कार जो है नवपाषाण काल माना जाता है। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य ने किसको सबसे पहले पालतू जानवर बनाया, ये तो वो है कुत्ता। ठीक है, इस पालतू पशु जो है वो है कुत्ता। पहली बार किसी मानव ने किसको बनाया पालतू पशु? वो कुत्ते को बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। जो भी मोस्टली सभ्य काम हुए वो नवपाषाण काल में ही हुए। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूरा पाषाण काल में क्या था, सबसे ज़्यादा शिकार पे ही डिपेंड रहते थे लोग। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। अगर धातु में पूछा जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु का उपयोग किया, तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहला औजार क्या था? वो था कुल्हाड़ी। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। जो साक्ष्य मिले थे वो मेहरगढ़ में मिले थे। कृषि के सबसे पहले कहाँ साक्ष्य मिले? वो मेहरगढ़ एक जगह है, वहाँ पर मिले थे साक्ष्य। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यानी भारतवर्ष जो शब्द है उसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? वो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल गेहूँ थी। जो मनुष्य है उसने सबसे पहले, अगर पूछा जाए कि सबसे पहली फसल कौन सी उगाई थी, तो सबसे पहली फसल जो उगाई थी वो आपकी गेहूँ उगाई थी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट कि जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है। ठीक, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। बहुत से सिक्के आपको मिलेंगे, पहले मिले, उन पर उनका कोई ज्ञान नहीं, उन पर कोई नहीं थे, उनका कोई ठीक ज्ञान नहीं, तो उनको हम क्या कहेंगे? आहत सिक्के कहेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। रोमिला थापर उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो लोहा है उसका प्रयोग किया गया 800 ईसा वर्ष पूर्व से इसका उपयोग किया गया। अच्छा, प्रमुख वेद क्या है? तो प्रमुख वेदों के बारे में जान लेते हैं। और वन लाइनर है क्लास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री जो है इसको याद ही किया जा सकता है, तो ये वन लाइनर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपकी। जैसे कि अभी यूपी एग्ज़ाम चल रहा है, यूपी में पुलिस का एग्ज़ाम चलेगा, री एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर बिहार में आपका री एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का, सॉरी बिहार पुलिस का और यूपी पुलिस का है। उसके अलावा भी जहाँ पर भी हिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री पूछी जाती है, वहाँ पर वन लाइनर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी क्लासेस। कोशिश रहेगी कि आपको क्लास अच्छी लगे। ठीक है, अच्छी तरह से मैं यहाँ पर आपको
इन चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हिस्ट्री मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं बस मुझे कंटेंट मिल गया तो मैंने कहा आप लोगों तक शेयर किया जाए, इससे आपका भला हो, आपका क्या कह सकते हैं, आपका एग्ज़ाम में हेल्प मिले। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। चलिए, तो यहाँ पर वेदों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद। इनका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। तो भारत के अगर सबसे पहले प्राचीनतम कह सकते ग्रंथों की बात की तो बस वेद ही हैं, जिनका मतलब होता है ज्ञान। वेदों की संख्या है 4, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 रचना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं और 10,462 इसमें रचनाएं हैं। काहे में? ऋग्वेद में। सबसे प्राचीनतम भारत का वेद ही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसकी ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। अब 5 शाखाएं भी जान लेते हैं। इसमें भी शाखाएं जो कि 5 शाखाएं हैं उनको देख लेते हैं। इसमें देवता सोम का उल्लेख 90 मंडल में है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र है। ऋग्वेद में क्या है? 21 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है, ये भी ऋग्वेद में आपको मिलता है। यानी कि जो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का जिक्र किया था वो भी आपका ऋग्वेद में मिलता है, वो 3रे मंडल में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। ठीक, गायत्री मंत्र जो है वो क्या है? ऋग्वेद में मिलता है, सावित्री को समर्पित है। अच्छा, इसके बाद क्या है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास, ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई और यह युद्ध परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। परुष्णी नदी है, उस समय थी वेदों के टाइम में, उस पर यह लड़ा गया था युद्ध, सुदास की जीत उसमें हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है यजुर्वेद, सेकेंड नंबर पे आता है। यह वेद गद्य व पद्य दोनों से में जो है लिखा गया। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य, ठीक, दोनों में लिखा गया, तो वो आपका यजुर्वेद है, दोनों में लिखा गया। इसके 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, इसके 2 वेद हैं। उसके बाद आता है सामवेद, इसके बारे में जानकारी। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। जो सामवेद है उसमें संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से वेद को हम भारतीय संगीत का जनक कहेंगे, तो वो सामवेद है। ठीक है, सामवेद है, यह इसको क्या कहेंगे? भारतीय संगीत का जनक कहेंगे। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है और सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं। ठीक है, 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 यानी 78 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। मतलब ये जो है सामवेद है वो उसमें क्या है 1549 रचनाएं, जिसमें सिर्फ 78 रचनाएं नहीं है, बाकी सब इसको क्या किया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद आता है अथर्ववेद। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया था, जो वेद था लास्ट में लिखा गया बिल्कुल। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक वेद कौन सा है, तो जो आपका है अथर्ववेद, वो सबसे आधुनिक है, सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद है आपका। ठीक है, इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। तो कहीं पर अगर चिकित्सा की बात आती है तो अथर्ववेद, कहीं पे अगर जादू टोने की बात आए तो अथर्ववेद। ठीक है, चिकित्सा, विवाह अथर्ववेद में आता है। ठीक, अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक पिंपलाद और शौनक। पिंपलाद और शौनक, ये 2 जो है क्या है इसकी शाखाएं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ब्रह्मवेद भी है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा कि अथर्ववेद को क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें ये बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसमें बताया गया कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। वेदांगों की कुल संख्या इसमें 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। इसमें क्या है? ये आपकी क्या है? वेदांगों की कुल संख्या है। उसके बाद बात करेंगे पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है। ठीक है, कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष को हैं। ठीक है, इसमें ये भी फैक्ट याद कर लें कि पुराणों के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो वो पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष। ठीक है, लोमहर्ष है। पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है।
पुराणों में अगर बात की जाए तो सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश से है संबंध, ठीक है। वायु पुराण का गुप्त वंश से संबंध है। यानी कि जो इस समय अगर देखा जाए वर्तमान उपलब्ध पुराण है, वर्तमान जो उपलब्ध पुराण है वो गुप्त काल से के आसपास के हैं। उसमें जो विष्णु पुराण है उसका संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध है सातवाहन वंश से, और वायु पुराण का जो है वो गुप्त वंश से संबंध है। इसमें और देख लेते हैं अर्थशास्त्र। इसके सभी को पता है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इसके दो अन्य नाम हैं विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक है। किसके? चाणक्य के। इसके दो नाम हैं विष्णुगुप्त और कौटिल्य, चाणक्य नाम है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य माने जाते हैं। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या माना जाता है? एक राजनीतिक शास्त्र माना जाता है। इसमें मौर्यकालीन क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको इतिहास की जानकारी मिलती है। एक सेकंड, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। कल्हड़ की पुस्तक का नाम आ जाता है कहीं कहीं पे, तो इनकी है राजतरंगिणी, कल्हड़ की पुस्तक, ठीक है। या फिर राजतरंगिणी पुस्तक किसकी है? कल्हड़ की। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। जो कश्मीर के राजा थे उनका इतिहास कायम है। वो कल्हड़ ने अपनी किताब लिखी है राजतरंगिणी। उसमें इन्होंने कश्मीर के जो राजा थे उनका जिक्र किया है, ठीक है। अष्टधाई पुस्तक का लेखक पाणिनि है। ये जो है फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं इसी वन लाइनर को लेके आया हूँ। ये आपकी वन लाइनर काफ़ी हेल्प करेगी एग्ज़ाम को। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। देखिए इसमें वो चीज़ें सफिशिएंट हैं जो एग्ज़ाम में आपके आ सकती हैं, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। और कह सकते हो इसमें पूरा हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए वही चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ। तो वही चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई ये ना सोचे कि मतलब ये हिस्ट्री कंप्लीट है, नहीं, हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसको कंप्लीट नहीं करा पाएंगे हम। तो एग्जाम ओरिएंटेड मैंने बनाई, जैसे कि आपका यूपी एग्ज़ाम हो गया या आपका बिहार एग्ज़ाम हो गया, या फिर जहाँ पर भी यूपी मतलब जहाँ पर भी आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री है क्योंकि, और इंडिया में भी इंडियन हिस्ट्री है इसमें, तो उन चीज़ों का मैंने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड है, इसीलिए यहाँ पर देखिए आपको वही चीज़ें मिलेंगी। इंपॉर्टेंट है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। तो कहीं पे क्वेश्चन आ जाती है कि पाणिनि की कौन सी पुस्तक है अष्टाध्यायी, ठीक है। इसमें क्या है? संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। ये क्या है? संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी, ठीक है। इसके लेखक है पाणिनि। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। सबसे प्राचीन अगर स्मृति की बात की तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, ठीक है। इसके लेखक मनु थे। जो मनु है वो इसके लेखक हैं मनुस्मृति के। जैन साहित्य को आगमन कहा जाता है, सॉरी आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक की पुस्तक है, उसमें है, यह भद्रबाहु ने लिखी थी। अब इसका ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ पर मिलता है? वो कल्पसूत्र नामक की पुस्तक है, उसमें मिलता है। और इसके लेखक कौन है? कल्पसूत्र पुस्तक जो है उसके लेखक हैं भद्रबाहु, ठीक है। क्या कौन है? जो कल्पसूत्र पुस्तक है उसके लेखक हैं भद्रबाहु। या कह सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि भद्रबाहु ने कौन सी पुस्तक लिखी जिसमें जो है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है? तो कल्पसूत्र। या फिर कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो भद्रबाहु। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं। अब जो जातक कथाएं होती हैं उनमें क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, रिलेटेड है बौद्ध धर्म से। उनमें क्या है? महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और जो रेड देखिए यहाँ पर रेड लिखा हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। कहीं पे मोहनजोदड़ो या फिर कहीं पे ठीक है लिखा मिलेगा। तो जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। ये भारत का सबसे प्राचीनतम शहर है, ठीक है। असम में पाए जाने वाला गिवन भारत का एकमात्र कपि है। अब बात करेंगे सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता की। तो इससे रिलेटेड कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको जान लेते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का काल जो रहा है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक रहा है, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में उनको लेकर के आए हैं।
सिंधु घाटी की सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कब से कब तक है, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख जो है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांस्य के उल्लेख मिलते हैं। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी, यानी कि इन लोगों को क्या है, तांबा में टीन मिलाकर के कांसा बनाने की विधि आती थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं हड़प्पा को, सिंधु को। ठीक है, सिंधु या हड़प्पा एक ही चीज़ है, सिंधु घाटी फिर या फिर हड़प्पा सभ्यता, तो इसको क्या कहेंगे? कांस्य युगीन भी सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, उन्होंने की थी। अब इस आगे बढ़ते हैं इसमें। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी वो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय लोग थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता था। अब जो सभ्यता थी इसको क्या, इस सभ्यता का जो बंदरगाह माना जाता था वो माना जाता था लोथल को। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भावात्मक यानी कि चित्रात्मक थी। यह एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और चित्रात्मक यानी कि भावात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। और यहाँ पर इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। ये लोग इसमें एक मोहनजोदड़ो जो है वहाँ से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मिली है। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बांटों का प्रयोग करते थे। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर काय का प्रयोग करते थे, दशमलव प्रणाली के लिए क्या करते थे, दशमलव प्रणाली के लिए क्या करते थे, बांटों का प्रयोग करते थे सैंधववासी यानी कि सिंधु घाटी के लोग। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई। जो लोथल एक जगह है वहाँ से कहा है कि मिट्टी से निर्मित एक घोड़े की क्या मिली, प्रतिमा मिली है। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले, घोड़े के साक्ष्य मिले बट गाय के साक्ष्य नहीं मिले। अब दूसरा क्या है, सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जो उस समय के लोग थे वो जो वहाँ पर साक्ष्य मिले उसके अकॉर्डिंग पता चला कि बत्तख जो होती थी, बत्तख होती थी, उसको ये लोग पवित्र मानते थे। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए। जो कालीबंगन एक जगह है वहाँ से जुते हुए खेतों के भी साक्ष्य मिले हैं। नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगन से मिलता है। नकाशी मतलब ईंटों में नकाशी है, उसके भी साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगन से। और जुते हुए खेतों के भी साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगन से। ठीक है, इसके अलावा क्लास थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या हैं, ठीक है। एक देखिए एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी क्लास, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हो सकता है आपको, क्योंकि मैं भी पहली बार इसको कवर कर रहा हूँ जी हिस्ट्री को। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हिस्ट्री हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि आपको पढ़ाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका यूपी एग्ज़ाम भी होने वाला है और नेक्स्ट मंथ आपका बिहार का भी एग्ज़ाम है, तो इफेक्ट आपको आने चाहिए। कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है 2-4 नंबर का यहाँ से आपको हेल्प मिले, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या हैं। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान, रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, इस समय करंट में ये चीज़ें पाकिस्तान पहुँच गई, सिंधु नदी। चन्हूदड़ो पाकिस्तान में, सिंधु नदी किनारे। कालीबंगन राजस्थान में, करंट में घग्गर नदी किनारे। लोथल कहाँ है, गुजरात में, ये भोगवा नदी वहाँ पर है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में, जो कि सतलज नदी के किनारे है। आलमगीरपुर है मेरठ में, जो कि हिंडन नदी किनारे है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में, जो कि मादर नदी के किनारे है। और धौलावीरा ये भी गुजरात में, ये भी मादर नदी के किनारे है। उसके बाद बनमाली हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे। सुतकागेडोर पाकिस्तान में, दासक नदी होगी। ठीक है, तो सुतकागेडोर ये पाकिस्तान में, दासक नदी। देखिए अब इसमें पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें, सुतकागेडोर, इसके अलावा आपके जो स्टार्टिंग है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और
चन्हू-दड़ो। ये जो है आपके 4 जो हैं पाकिस्तान में इस समय है करंट में। और उसके अलावा देख लेते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत। मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई है वो क्या है? उसको कहते हैं अन्नागार। अन्नागार कहते हैं इस इमारत को। इसकी मुख्य फसल गेहूँ थी, जौ थी और यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो उस समय यहाँ के लोग थे सिंधु सभ्यता के, वो क्या करते थे, उनकी मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। यह क्या करते थे, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड, ठीक है, लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। अग्निकुंड है लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए थे अग्निकुंड, ठीक है। और कालीबंगन जो जगह है उसका जो अगर अर्थ भी याद कीजिए तो काली चूड़ियाँ से रिलेटेड है, ठीक है। कहीं के पूछ ले कि कालीबंगन का क्या अर्थ है, तो काली चूड़ियाँ। मनके, ठीक है, मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चन्हू-दड़ो से प्राप्त होते हैं। मनके बनाने के चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए थे। चावल के जो साक्ष्य हैं वो सिंधु सभ्यता में कहाँ पर प्राप्त हुए? आपके लोथल में प्राप्त हुए। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी थी। जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें मिली, यानी कि जो मोहर होती है उस वो मिली थी, पैसे कह सकते हो। तो उनमें क्या एक सींग वाला पशु, उसका यहाँ पर चित्र थे। और इन मोहरों को जो बनाने की धातु वो स्टेलाइट थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, वो मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड, जिनके ऊपर कुबड़ बना होता है, उनकी पूजा करते थे। ये लोग सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, जैसे कि ऊपर भी दिया था। तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, पासा खेलना, इस टाइप के कार्य करते थे मनोरंजन के लिए। तो कहीं अगर क्वेश्चन आ जाता है मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, तो क्या करते थे, मछली पकड़ना, शिकार करना, ठीक है। उसके लिए अलावा पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, पासा खेलना, यही प्रयोग करते थे। काहे के लिए करते थे? ये जो करते थे मनोरंजन के लिए। उसके बाद आते हैं, इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेरिकोटा कहा जाता था, ठीक। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और जो आग में पकी मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, टेरिकोटा कहा जाता है। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा का तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पर्दा प्रथा भी थी यहाँ पर और वेश्यावृत्ति भी यहाँ पर थी सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे। जो लाल मिट्टी होती उस पर काले रंग का डिज़ाइन भी बनाते थे। ये भी साक्ष्य मिले कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे और काले रंग के इसमें डिज़ाइन भी करते थे। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का जो कारण बना वो बाढ़ मानी जाती है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो कारण मानी जाती है वो बाढ़ मानी जाती है, काहे की, विनाश की, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की बाढ़ जो है विनाश का कारण बाढ़ मानी जाती है। और उसके बाद आते हैं वैदिक सभ्यता, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को, इसी वैदिक सभ्यता के बाद हम क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। दूसरा अगर देखा जाए उत्तर वैदिक काल, ठीक है। एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। इसको 1000 से 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। और जो दूसरा वाला है ऋग्वैदिक काल, इसको 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक मानते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, मैक्स मूलर ने बताया आर्य भारत में मध्य एशिया यानी ईरान से आए थे। मैक्स मूलर ने क्या बताया कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, मध्य एशिया यानी ईरान से आए थे। भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। तो उस समय जो था भारत में अफगानिस्तान भी था, पंजाब भी था। पंजाब तो अभी भी है, अफगानिस्तान अब अलग हो गया। तो उस समय जो था अफगानिस्तान और पंजाब में दोनों बसे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्यों द्वारा कौन सी सभ्यता थी निर्मित, वो वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। जो आर्य है उसका शाब्दिक अगर अर्थ देखा जाए उसका मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी और ग्रामीण सभ्यता से रिलेटेड थे ये लोग।
प्रशासन की इकाई के 5 भागों में इन्होंने बांटा था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, इन्होंने इन 5 पार्टों में डिवाइड कर दिया था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, विश्व का प्रधान विस्पति कहलाता था, जन के शासन को राजन कहते थे। ठीक, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, सभा और समिति। अब देखिए, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, ठीक, विश्व के प्रधान को विस्पति, जन के शासन को राजन कहते थे, और जो सभा और समिति, इसके जो सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियों दोनों में भाग ले सकती थी, जो स्त्रियां थीं वो दोनों में भाग ले सकती थी। सभा और समिति दोनों में क्या था, फीमेल जो थी उनको छूट थी कि आप यहाँ पर भाग ले सकती हैं। उसके बाद क्या है, युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता गया, जिसका अर्थ गायों की खोज था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ था गायों की खोज। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था, उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो वाजपति था वो वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था और उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया। जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक समाज था, उसको 4 भागों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। आर्य का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, परिवार या कुल, जिसका मुखिया पिता होता था और उसे कुल कहते थे। ठीक है, उस समय आर्य के टाइम क्या था, पितृसत्तात्मक समाज था, छोटी इकाई परिवार मानी जाती थी, यानी कुल माना जाता था, जिसका मुखिया पिता होता था और उसे कुलप कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। ठीक है, इस समय का आर्य के टाइम क्या था, स्त्रियां इस काल में क्या करती थी, अपने पति के साथ एक कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। यहाँ पर बाल विवाह और जो पर्दा प्रथा थी वो नहीं थी। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। यहाँ पर क्या इन्होंने लागू कर दिया था कि जो मान ली कोई लड़की विधवा हो गई कम उम्र में, तो वह अपने पति के छोटे भाई के साथ शादी कर सकती थी। ठीक, विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो जीवन भर अविवाहित महिलाएं रहती थी उनको क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। ठीक है, इस टाइम में, आर्यों के टाइम में। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था, सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस था आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ, जिसको वनस्पति से बनाते थे। उपनिषदों की यहाँ पर संख्या 108 थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, कृषि था। ठीक, आर्य जो आए थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन और कृषि था। उसके अलावा तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में के लोगों को नहीं था। जो वैदिक काल था, यानी कि आर्य जब आए इस समय तंबाकू का ज्ञान लोगों को नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था और देवता इंद्र थे। ऊनी कपड़े को सामूल्य कहते थे। उस समय ऊनी जो कपड़ा था उसको सामूल्य कहते थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ठीक है, आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, तथा तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। लोहे को क्या कहा जाता था, श्याम अयस्क, और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड यहाँ पर दिया जाता था, तथा देश से क्या कहा जाता था, निकाल भी दिया जाता था। कौन से काल में, ये सब वैदिक काल, वैदिक सभ्यता की बात है, और वो भी ऋग्वैदिक की। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की बात है। उसके बाद ठीक है, देश से निकालने का भी प्रावधान किया जाता था। काहे में, जो गायों का क्या करते थे, गायों को मारते थे। और ऋग्वैदिक काल में क्या था, उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना जाता। उस समय देखिए सरस्वती नदी, वैदिक काल में जैसे कि अभी सरस्वती नदी मानी जाती थी। जैसे कि अभी पिछली क्लास हमने ली थी, क्योंकि हरियाणा जेके की थी, वहाँ पर करंट में सरस्वती नदी नहीं है, लेकिन उस समय ये सरस्वती नदी हुआ करती थी, और जो थी ये बारामासी नदी हुआ करती थी। ठीक है, इसको सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख है 1 बार, तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। अब देखिए यहाँ पर ऋग्वेद में गंगा नदी का सिर्फ 1 बार उल्लेख किया गया, लेकिन यमुना नदी का यहाँ पर 3 बार उल्लेख किया गया। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख अधिक बार, सबसे अधिक बार किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया। और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय होगा। देखिए, जो ऋग्वैदिक काल था उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय क्या थे, इंद्र देवता थे। बट जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, वहाँ पर प्रजापति देवता इसके सबसे प्रिय हो गए। ठीक, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी।
उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी। फिर उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा जो हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहते हैं। हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहते थे। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद है, उससे लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले क्या करा गया, ईंटों का प्रयोग किया गया सबसे पहले कौशाम्बी नगर में। ठीक। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाकाव्य यहाँ पर 2 लिखे गए थे, जो कि महाभारत और रामायण। ये कहाँ पर आपके उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं, महाभारत और रामायण। ठीक है, जिसमें महाभारत का जो सबसे पहले पुराना नाम था वो जय संहिता था। ठीक है। गौत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गौत्र जो नामक संस्था है उसका जन्म कहाँ हुआ, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। इसके कुछ प्रमुख दर्शन हैं, उनको याद कर लेते हैं, फिर जैन धर्म को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं। योग दर्शन, इसके प्रवर्तक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन, गौतम ऋषि इसके प्रवर्तक हैं। चारवाक दर्शन, चारवाक इसके प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन है कि कपिल मुनि सबसे प्राचीन, ठीक है, प्रवर्तक इसके माने जाते हैं। पूर्व मीमांसा, जैमिनी राय इसके प्रवर्तक हैं। उत्तर मीमांसा, बादरायण इसके जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। वैशेषिक दर्शन, कणाद या फिर उलूक इसके जो है क्या माना जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आई होप आपको ये वन लाइनर आपका हिस्ट्री वाला जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट चीज़ें लिखी हुई हैं। वन लाइनर है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वन लाइनर है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जो इसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा उसको भी विजिट कर लेना फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।